अपर मून 3 आकाजा, वो डीमन जिसने हमारे प्यारे रेंगोकू को मारा था हमारे तांजीरो के सामने। लेकिन क्या तुमने सोचा क्या हुआ अगर तांजीरो की फिर से फाइट हो हमारे आकाजा के साथ, और इस दफा उसके साथ एक और हाशिरा हो जिसका नाम है ग्यूतोमियोका। तुम्हें ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मांगा के अंदर ये चीज है इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर। तो मैं कवर कर रहा हूँ इन्फिनिटी कैसल आर्क को। अगर तुमने अभी तक पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे पहले जाके वो देख लो, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। और अगर तुम दोनों के दोनों पार्ट देख कर आ रहे हो या फिर तुमने नहीं भी देखे तब भी भाई इस वीडियो को देखना क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा सेक्सी है। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 147। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, हम लोग कगाया के बेटे किरिया को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल का मैप बना रहा होता है। और जब वो ये मैप बना रहा होता है उसे अपने पेरेंट्स और दोनों बहनों की याद आती है, लेकिन फिर भी भाई वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है। वो यहाँ पे इमोशंस के अंदर बहता नहीं है क्योंकि उसे यहाँ पे काम करना ही करना है। बाहर हम देखते हैं कि इनके जो रूम है उसके बाहर बैठे हुए हैं टेंगन उजुई और रेंगोकू क्योजिरो के फादर, जो कि इन्हें ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं कि कोई इन पे अटैक ना कर दे। टेंगन बोलता है किरिया कगाया का जो बेटा है वो काफी कमाल का है, वो काफी अच्छे से अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पा रहा है। रेंगोकू बोलते हैं हाँ ये बच्चे बहुत छोटी सी एज के अंदर ही काफी कमाल कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे बेटे क्योजिरो ने किया था। जो भी हो मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा और रेंगोकू फैमिली का नाम खराब नहीं होने दूंगा। हम लोग नेक्स्ट इधर उरोकोडाकी को देखते हैं जो कि नेजुको के पास है। बेसिकली नेजुको को जहाँ पे रखा गया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उरोकोडाकी है उसके पास। उरोकोडाकी अपने मन ही मन में सोचते हैं कि जो मेडिसिन मुझे दी थी वो मैंने नेजुको को दे दी है, वही मेडिसिन जो डीमन को दोबारा इंसान बनाती है, जो लेडी तमायो ने शिनोबू के साथ मिलकर बनाई थी, वो इसने नेजुको को यहाँ पे दे दी है। तो इस टाइम पे नेजुको की बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए नेजुको काफी पेन के अंदर है और उसे काफी पसीना भी आ रहा है। इधर उरोकोडाकी को यहाँ पे पसीना आने लगता है बिकॉज भाई इतनी लंबी चलती आ रही बैटल फाइनली भाई अब खत्म होने के कगार पे है। उरोकोडाकी बोलते हैं मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा रहूंगा। तांजीरो जब तुम मेरे पास अपनी बहन को लेकर आए थे तो एक जायंट कॉक व्हील घूमने लगा। सिंपली वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम दोनों की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। नेजुको हारना मत और तांजीरो तुम भी हारना मत। हम लोग यहाँ पे फाइट पर आते हैं। अकादा तांजीरो पर अटैक करता है डांस ऑफ द फायर गॉड फायर चैरियट, और तांजीरो इधर घूमकर अकाजा का एक हाथ ही काट देता है जो देखकर अकाजा भी बहुत हैरान होता है। वो उसे रीजनरेट कर लेता है, फिर से उस पर अटैक करता है जिसे तांजीरो डॉज कर लेता है। और सिर्फ डॉज ही नहीं करता, उसने यूज किया है डांस ऑफ द फायर गॉड पैराहीलियन रेनबो, और इससे जो है वो अकाजा के फेस के ऊपर एक कट भी मार देता है। तांजीरो की इंप्रूवमेंट से गियू और अकाजा दोनों ही हैरान होते हैं। गियू तो ये तक बोल देता है कि तांजीरो तुम्हारी पावर अब एक हाशिरा के लेवल पर आ चुकी है, अपर मून से लड़ना कोई मजाक नहीं है। गियू और बोलता है कि उस दिन तुमने अपनी बहन की जान की मुझसे भीख मांगी थी झुक कर, लेकिन अब तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ और डेस्टिनी कोई नहीं ले सकता। अकाजा को इधर रेंगोकू की बात याद आती है। रेंगोकू ने अकाजा से बोला था दिस बॉय इजंट वीक डोंट इंसल्ट हिम। अकाजा बोलता है मैं मानता हूँ क्योजिरो रेंगोकू बिल्कुल ठीक था, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, आई विल शो माई रिस्पेक्ट फॉर यू। अकाजा इधर टेक्निक डेवलपमेंट को एक्टिवेट करता है और बोलता है चलो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 148। तीनों यहाँ पे बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट। अकाजा बोलता है वाटर हाशिरा 50 साल हो गए हैं मैं किसी वाटर हाशिरा से नहीं लड़ा। अकाजा इधर यूज करता है डिस्ट्रक्टिव किल वॉर स्टाइल वाटर ब्रीथिंग 11th फॉर्म लल, और ये अकाजा के अटैक को भाई खड़े खड़े ही बेकार कर देता है। अकाजा ये फॉर्म देखकर और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ये फॉर्म देखी नहीं, क्योंकि इसे बनाया ही गियू ने है। तांजीरो अकाजा के पीछे आता है डांस ऑफ द फायर गॉड स्कॉचिंग क्रिम्सन मिरर, पर अकाजा इधर से हट जाता है, तांजीरो के पीछे आ जाता है। वो तांजीरो की गर्दन तोड़ने ही वाला होता है। तांजीरो फॉर्म यूज करने की ट्राई करता है पर इतना टाइम नहीं था, तभी गियू वाटर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील से अकाजा का हाथ काट देता है। अकाजा उसे एक सेकंड में ग्रो करता है, गियू को दूर करता है, तांजीरो को एक लात मारता है। गियू तांजीरो को बचा लेता है पर उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। अकाजा गियू से कहता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, मुझे अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हें याद रखना चाहता हूँ। एंड गियू बी लाइक फक यू। अकाजा बोलता है तुझे बात करना पसंद नहीं है और मुझे बात करना पसंद है, मैं तेरे से फिर से तेरा नाम पूछता हूँ। डिस्ट्रक्टिव लेग फॉर्म फ्लोइंग लाइट फ्लैश, और इससे भाई गियू लिटरली बहुत दूर चला जाता है, भाई फटते हुए निकलता है वो। तांजीरो यहाँ पे गियू का नाम लेता है और इससे अकाजा बोलता है अच्छा तो उसका नाम गियू है। तांजीरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड, अकाजा काउंटर में यूज करता है डिस्ट्रक्टिव किल बोन बर्निंग सन डुअल ले अर्डेड डीमन विक। तांजीरो इस अटैक से दूर जाकर पड़ता है। अकाजा इधर तांजीरो को काफी
प्रेस करता है, पर वो ये भी बोलता है रेंगोकू से फाइट में तू बिल्कुल यूजलेस था। मुझे खुशी है कि क्योजिरो रेंगोकू उस रात मारा गया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो और ताकतवर नहीं हो सकता था। अच्छा होता वो बेवड़ा एक डीमन ही बन जाता। तांजीरो उसे बोलता है कि रेंगोकू सान के बारे में कोई भी बकवास ना कर। अकाजा बोलता है मुझे वीक लोगों से काफी नफरत है, उन्हें देखकर मुझे उल्टी आती है, क्योंकि नेचर का यही रूल है कि कमजोर लोग हमेशा ताकतवर लोगों के हाथ मारे जाते हैं। तांजीरो बोलता है अकाजा तेरी बात बिल्कुल गलत है, हम दोनों जो यहाँ पे खड़े हैं ये इसकी लाइव एग्जाम्पल है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब वो सबसे ज्यादा वीक होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई होता है। भले ही तुझे याद ना हो, पर जब तू एक बच्चा था किसी ना किसी ने तुझे प्रोटेक्ट किया होगा और तुझे बचाया होगा, और इसी वजह से तू आज यहाँ पे जिंदा खड़ा हुआ है। जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो अपने से वीक लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब वीक लोग स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो अपने से वीक लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, और यही नेचर का रूल है। और इसकी बातें सुनकर अकाजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी सोच में भी पड़ जाता है। चैप्टर 149। अकाजा बोलता है इसने मुझे ऐसी फीलिंग दी है, मेरी नर्व में गुस्सा भर गया है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे लगा मैं खुश नहीं था क्योंकि ये कमजोर था। माना तांजीरो अब स्ट्रांग हो गया है, पर ऐसा लगता है मैं अब भी खुश नहीं हूँ। तभी यहाँ पे अकाजा के कंधे पर किसी का हाथ आता है और वो बंदा बोलता है शुरुआत में हर कोई एक बच्चा होता है और वो अपने आसपास वालों से मदद लेता है, पर खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, जिससे तुम्हारी फाइट होती है वो तुम खुद होते हो। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम जितने ताकतवर आज हो कल उससे ज्यादा ताकतवर हो। अगर अगले 10-20 साल के लिए ट्रेन करो तुम स्ट्रांग बन जाओगे, और स्ट्रांग होने के बाद तुम ही एक होगे जो वीक लोगों की मदद करोगे। अकाजा अपना हाथ स्विंग करता है पर उधर कोई बंदा होता ही नहीं है। तांजीरो भी देखता है कि ये हवा के अंदर अपना हाथ क्यों स्विंग कर रहा है। अकाजा बोलता है तांजीरो यू रियली आर अनप्लेजेंट, डिस्ट्रक्टिव किल, क्रश स्टाइल, विलो ऑफ 1000 फ्लैशेस, और इस अटैक से भाई वो पूरी जमीन ही फाड़ देता है। तांजीरो ये चीज सोच रहा होता है कि ये कितना फास्ट हो गया है। अकाजा उसके सामने आता है, डिस्ट्रक्टिव किल, लेग स्टाइल, रिंग ऑफ 1000 फ्लाइंग पैंट्स, और इससे तांजीरो को बहुत ज्यादा लगती है। तांजीरो बोलता है कि अगर मैं उसकी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर भी लूं फिर भी उसके अटैक्स काफी पावरफुल हैं। तांजीरो यही बोलता है कि इसके जो अटैक्स हैं वो बिल्कुल कंपास की तरह हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। वो मेरे वाइटल ऑर्गन्स पर ऐसे अटैक कर रहा है जैसे मैग्नेट अटैच हो। तभी यहाँ पे तांजीरो जो है वो रेंगोकू की फाइट को याद करता है और अकाजा की मूवमेंट्स को याद करने लगता है जब वो रेंगोकू से फाइट कर रहा था। तांजीरो यहाँ पे अकाजा के अटैक को डॉज करता है, डांस ऑफ द फायर गॉड, स्कोरिंग फ्लेम हेज। अकाजा उसे दूर करता है पर फिर भी अकाजा के जो गले पर एक कट लग जाता है। अकाजा यहाँ पे सोचता है कि ब्लेड ने मुझे तब टच किया जब मैंने उसे कंप्लीटली डॉज कर लिया था। ऐसा लगा कि ब्लेड की जो टिप है वो उस फ्लेम में से मुझे होकर लगी, मतलब जो फ्लेम थी तांजीरो की जो उस तक पहुंची थी उसकी जो टिप है वो पीछे थी और फ्लेम तांजीरो की आगे थी। अकाजा ये बोल रहा है कि ब्लेड की टिप तो पीछे थी लेकिन जो वो फ्लेम निकल रही थी मुझे उससे कट लगा। जिसके बाद हम लोग रेंगोकू के छोटे भाई को देखते हैं जो भाई यहाँ पे सारे डीमन स्लेयर्स के लिए प्रे कर रहा है कि वो आज जीत जाए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट फाइट स्टार्ट हुई है। वो ये प्रे कर रहा है कि भाई तांजीरो को जो मैंने लेटर लिखा है वो उस तक पहुंच जाए। वो चीज जनरेशनल फ्लेम पिलर रिकॉर्ड में लिखी हुई है। उस लेटर के अंदर कन्वर्सेशन है फ्लेम हाशिरा और हमारे उस टाइम के सन ब्रीथिंग यूजर यानी कि योरिची के बीच में। उस लेटर में डिटेल के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे जो हमारा योरिची था उसने मुजान को मिलते ही वन शॉट कर दिया था। लिटरली अगर तुम्हें नहीं पता तो योरिची ने मुजान से फर्स्ट टाइम मिलते ही उसके टुकड़े कर दिए थे एक अटैक के अंदर, और वो कौन सा अटैक था वही उसके अंदर लिखा है। और हमें ये भी पता चलता है कि योरिची की जो बातें थी वो हमारे फॉर्मर फ्लेम हाशिरा ने सुनकर भाई कॉन्फिडेंस ही लूज कर दिया था। उसे ऐसा लगा कि भाई हम तो ये चीज कर ही नहीं सकते कभी, पर यहाँ पर इसे तांजीरो के ऊपर पूरा भरोसा है कि तांजीरो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेगा और वो हमें बचाएगा। हम फाइट पर आते हैं और इधर नरेटर बताता है कि क्रो इधर पहुंच चुका है लेकिन अभी वो लेटर नहीं दे सकता। अगर तांजीरो को वो लेटर चाहिए तो उसे जो है पहले अकाजा को हराना होगा, और ये क्रो बीच में भी नहीं आ सकता क्योंकि अकाजा ने इसे काट दिया। तो तांजीरो को बताएगा कौन कि ये लेटर किस किसने भेजा। तांजीरो अकाजा पर इधर अटैक करता है पर अकाजा उसकी स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है। तांजीरो उसे एक हेडबट मारता है पर उसे कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद एक लात पर यहाँ पे एकदम से अकाजा का हाथ कट जाता है और इधर एंट्री मारी है हमारे क्यू तोमियोका ने। वो बोलता है कि मुझे
मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मेरी कमर दर्द कर रही है, तूने मुझे काफी जोर से लात मारी थी। तांजीरो तुमने इससे बहुत लड़ लिया, अब इसे मैं देखता हूँ। चैप्टर 150। गियो सोचता है मैं अपने ब्लेड को अपनी बेस्ट एबिलिटी की तरह नहीं चलाना चाहता और मुझे वो फाइट लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं है जहाँ सिर्फ ओपोनेंट मजे के लिए जो है अपने ब्लेड को स्विंग करे। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि मुझे वो फाइट्स नहीं लड़नी जहाँ पर सिर्फ तुम अपने मजे के लिए दूसरों को मार रहे हो या फिर उनसे लड़ रहे हो। जब तुम्हारा कोई पर्पज है, किसी को बचाना है, तुम सिर्फ तब फाइट करो। गियो आगे बोलता है पर अब मैं किसी ऐसे से मिला हूँ जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अकाजा की ही बात कर रहा है, और मुझे इतना लंबा टाइम के बाद ओवरवेल्म्ड कर पाया है कोई। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि इसकी सेंसेस बहुत पॉलिश्ड हैं। मेरा सील्ड सेंस बाहर निकल रहा है और वो मूवमेंट जिसे लाइफ और डेथ के बीच का स्ट्रगल कहा जाता है वो डिपेंड करता है तुम्हारी ट्रू एबिलिटी के ऊपर। मैं अब इसे पूरे तरीके से समझ चुका हूँ। और इधर हमारा वाटर हाशिरा ग्यूतोमियो का अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर लेता है। वो फुल स्पीड से अकाजा पर अटैक करता है और अकाजा और तांजीरो दोनों हैरान होते हैं कि भाई इसकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। वाटर ब्रीथिंग, फोर्थ फॉर्म, स्पायरिंग टाइड। तांजीरो इनकी बैटल देखते हुए सोच रहा होता है हमारा मेन गोल है मुजान को हराना, क्योंकि अगर इन्होंने सारे अपर मूव्स को भी मार दिया तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुजान जिंदा है। तो वो यही सोचता है कि भाई हमें इसे जल्दी जल्दी हराना होगा। तांजीरो जिसके बाद सोचता है कि अकाजा के अटैक्स इतने ज्यादा एक्यूरेट कैसे हैं, तभी उसे याद आता है रेंगोकू से जब फाइट कर रहा था अकाजा ने रेंगोकू को बोला था कि तुम्हारी जो बैटल स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तांजीरो सोचता है आखिर ये बैटल स्पिरिट क्या चीज होती है। जैसे मैं चीजों को अपनी नाक से सेंस करता हूँ, क्या अकाजा वैसे बैटल स्पिरिट से कोई चीज सेंस कर पाता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें इनोस्के और तांजीरो की कन्वर्सेशन है। यहाँ पे तांजीरो बेसिकली इनोस्के से पूछ रहा है कि जब ग्योतारो जो हमारा अपर सिक्स था उसने तुझे पीछे से स्टैब किया, तुझे पता कैसे चला कि वो तुझे स्टैब करने वाला है। अब अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, इनोस्के ने बताया था कि उसने अपने हर्ट की शेप को मूव कर लिया था। वो बात तो ठीक है कि इनोस्के ने अपने हर्ट की शेप को मूव कर लिया, लेकिन तांजीरो उससे ये पूछ रहा है तुझे पता कैसे चला कि वो तेरे पीछे आ गया, क्योंकि ग्योतारो की स्पीड काफी तेज है और इनोस्के तो उस टाइम कहीं और ही ध्यान था उसका। तो तांजीरो उससे यही पूछ रहा है कि भाई तुझे पता कैसे चला कि ग्योतारो इसी पॉइंट पे तेरे पे अटैक करेगा और तूने उसी टाइम पे अपना हर्ट मतलब मूव कर भी लिया। इनोस्के भाई यहाँ पे फुल मस्ती के अंदर वो बोलता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं दूसरे ह्यूमन से अलग हूँ, और वैसे भी जब भी कोई मेरी तरफ कोई मुझे मारने के इंटेंशन से आता है तो मुझे फौरन पता चल जाता है। पर अगर वो इंसान इनोस्के के पास किसी बुरे मोटिव से नहीं आ रहा तो इनोस्के उसे सेंस नहीं कर पाएगा। जिसकी एग्जाम्पल वो देता है कि एक दिन मैं बटरफ्लाई मेंशन में बैठा ऐसे ही आराम कर रहा था और एक बूढ़ी औरत मेरे पीछे आके बैठ गई और मुझे पता ही नहीं चला भाई वो कब तक मेरे पीछे बैठी हुई थी। क्योंकि इनोस्के ने जैसे बताया वो लोगों को सेंस कर लेता है अगर उसके पास एक बंदा कोई बुरे मोटिव से आ रहा है। अब जैसे तुम इनोस्के के पीछे जा रहे हो उसको मारने के लिए, तो इनोस्के सेंस कर लेगा कि भाई तुम उसे मारने आ रहे हो और वो रोक लेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम बिल्कुल एक प्योर हर्ट से जा रहे हो सिर्फ उससे मिलने या फिर बात करने, तुम पीछे जाके बैठ जाओ तो इनोस्के नहीं सेंस कर पाएगा उस बंदे को। अब पता नहीं है इनोस्के का लॉजिक है। इनोस्के आगे एक चीज बोलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोस्के बोलता है इसका मतलब अगर मैं किसी के पास उसे मारने के इंटेंशन से ना जाऊं तो बंदा मुझे सेंस नहीं कर पाएगा और मैं इजीली उसे मार दूंगा। तांजीरो बोलता है कि एक डीमन को ये सोचे बिना मारना कि हमने उस डीमन को मारा है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रही ना बात। अब देखो तुम्हें भूख लगी हुई है, तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हें सिग्नल भेज रहा है कि तुमने जो है ना खाना खाना है, तभी तुम्हारा जो भूख है वो खत्म होगी। लेकिन तुम्हें भूख लगी हुई है, तुम्हारी बॉडी को फूड चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है वो सिग्नल ही नहीं भेज रहा बॉडी को कि भाई खाना खाओ, तो तुम कैसे खाना खाओगे। मैं जानता हूँ ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है पर तुम आगे समझ जाओगे। फ्लैशबैक खत्म होता है और तांजीरो सोचता है कि वो काफी बच्चों वाली बातें थी इनोस्के की, लेकिन उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। अकाजा की जो बैटल स्पिरिट है क्या ये मर्डर इंटेंशन से डिफरेंट है। तांजीरो इधर फुल सोच में पड़ जाता है। तांजीरो इधर सोचना बंद करता है, बैटल में आ जाता है डांस ऑफ द फायर गॉड फ्लेम वॉल पर। अकाजा उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, उसकी पसली भाई तोड़ने ही वाला होता है पर तांजीरो एकदम से जंप लगा देता है। गियो इधर अकाजा पर अटैक करता है, तांजीरो इधर से दूर हो जाता है और वो बोलता है अच्छा अब मैं इस चीज को समझ चुका हूँ। चैप्टर 151 हम लोग एक और फ्लैशबैक देखते हैं और इधर तांजीरो अपने फादर के बारे में बताता है कि मेरे फादर एक प्लांट की तरह थे। अब ऐसा ये क्यों बोल रहा है कि इसके फादर एक प्लांट की तरह थे, वो भी तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तांजीरो बताता है कि वो काफी जेंटल और काफी काम नेचर के थे और मैंने उन्हें कभी भी गुस्से के अंदर नहीं देखा था। उनके चेहरे के ऊपर हमेशा एक सॉफ्ट स्माइल रहती थी। फ्लैशबैक के अंदर किड तांजीरो फादर से पूछता है कि जो आप हिनोकामी कागुरा डांस करते हो क्या आप उसे करते हुए थकते नहीं हो और आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होता है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि ये हिनोकामी कागुरा क्या है तो मुझे नहीं पता तुमने डीमन स्लेयर कहाँ से देखा। What a failure.
अगर तुम्हें सच में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई जो हिनोकामी कागुरा डांस है वो कमाडो फैमिली के अंदर जनरेशन से जनरेशन आता रहता है। ये जो है काफी मुश्किल चीज होती है, तुम्हें जो है इसे सनराइज से लेकर सनसेट तक लगातार करना पड़ता है भाई, और इसके अंदर रुकना नहीं होता। और ये सब करते हुए जो डांस होता है हिनोकामी कागुरा, उसकी 12 फॉर्म्स होती हैं और तुम्हें उन्हें एक ही सीक्वेंस के अंदर बार बार यूज करना पड़ता है, जिसका मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके तुम 12 तक जाओगे, फिर 1 से ऐसे 12 तक वो सर्कल चलता रहता है और तुम्हें ये रिपीट करना पड़ता है सनराइज से लेके सनसेट तक, मतलब जब सूरज निकलेगा और सूरज जब चला जाएगा तब तक तुम्हें ये करना पड़ता है साल में 1 दफा। और जो हिनोकामी कागुरा डांस है वही बेसिकली सन ब्रीथिंग भी है। किड तांजीरो बोलता है अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो नेक्स्ट ईयर से मैं इसे परफॉर्म करूंगा। तो जो हमारे तांजूरो हैं, तांजीरो के फादर का नाम है, वो बोलते हैं थैंक यू मेरी केयर करने के लिए, पर मैं डांस करते हुए कभी थका नहीं हूँ। ये चीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जब मैंने इसे सीखा था, अब जो मेरी कंडीशन है, उस टाइम पे मेरी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं इसे परफॉर्म ही नहीं कर पाता था। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे यूजलेस मूव्स होते हैं, पर करेक्ट ब्रीथिंग और मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है। अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को मिनिमम मूवमेंट्स के साथ रिलीज करो, और ये सब करने से तुम्हारा जो दिमाग है वो इनविजिबल हो जाएगा। तुम्हें मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना होगा, पांचों सेंसेस का यूज करके तुम्हें अपने हर एक बॉडी पार्ट को फील करना होगा। तानजीरो आगे बोलते हैं अगर तुमने अपने माइंड को इनविजिबल बना लिया, तुम ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू देख पाओगे, लेकिन ये एक बाउंड्री है, क्योंकि तुम स्ट्रगल करोगे जब तुम्हारी स्ट्रेंथ लिमिट तक पहुंच जाएगी। जिसके बाद अडल्ट तानजीरो बोलते हैं कि मेरे फादर की डेथ से 10 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था गांव में, और गांव के अंदर काफी अफवाह फैली थी कि एक बड़ा सा जो बियर है वो गांव में आ चुका है और वो लोगों को मार रहा है। इसीलिए जो है ना, इन्होंने काफी सारी एक कह लो के बेल्स टाइप सी लगा दी थी अपने गांव के पास, कि जैसे ही बियर इंटर करे उसका साउंड आए और इन्हें पता चल जाए कि बियर इनके एरिया में आ चुका है। लेकिन एकदम से रात को तानजीरो उठते हैं और तानजीरो को बोलते हैं कि मेरे साथ आओ, और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि वो बियर के सामने खड़े हुए हैं। उनके हाथ के अंदर एक कुल्हाड़ी है और किड तांजिरो की फटी पड़ी है और वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। और गांव वाले ने उस एरिया में काफी सारी बेल्स लगा दी थी ताकि बियर जब उनके एरिया में एंटर करे वो बेल्स बजे और इन्हें पता चल जाए। पर बियर अभी इनके एरिया के पास ही आता है, वो बेल्स को टच तक नहीं करता। और जो हमारा तांजिरो है, तांजिरो का फादर, उसने बियर की प्रेजेंस को सेंस कर लिया, इसीलिए वो भाई यहाँ पे जल्दी उठ के आ गया। और ये इसने तब सेंस किया जब ये बंदा सो रहा था, भाई नींद के अंदर था, इसने तब सेंस कर लिया उसकी प्रेजेंस को। This is Autonomous Ultra Instinct! तांजिरो बताता है इस बियर ने अब तक 6 लोगों को मार दिया था और बहुत सारे लोगों की हालत खराब की है। तांजिरो यहाँ पे बियर से बोलते हैं मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, पर अगर तुम रिंग्स के इस पार आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। पर भाई बियर तो बियर है, वो उसको कहाँ समझ आनी है। तभी वो बियर यहाँ पे एकदम से रिंग्स को टच करता है और तांजिरो लिटरली एक ही झटके के अंदर उस कुल्हाड़ी से ही उस बियर की गर्दन उड़ा मारते हैं। तांजिरो बोलता है कि मैंने अपने फादर के अंदर उस बियर को मारने से पहले और उस बियर को मारने के बाद कोई डर सेंस ही नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मेरे फादर कुछ सोच ही नहीं रहे थे, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे फादर के अंदर कोई इंटेंशन था ही नहीं उस बियर को मारने का। और उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो एकदम प्लांट की तरह थी। अब अगर तुम्हें नहीं समझ आया, तांजिरो ने पहले बोला कि मेरे फादर एक प्लांट की तरह थे। बेसिकली देखो प्लांट क्या है, वो एक लिविंग बीइंग है पर वो कुछ सोचता नहीं है। प्लांट एक लिविंग बीइंग तो है पर ना वो कुछ सोचता है ना वो कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो एक लिविंग बीइंग है। तो वो यही बोल रहा है कि मेरे फादर बिल्कुल एक प्लांट की तरह थे, ना कुछ सोच रहे थे, बस कर दिया उन्होंने। तांजिरो किड तांजिरो से पूछते हैं क्या तुमने वो देखा जो तुमने आज देखा, उसे कभी मत भूलना। तांजिरो बोलता है मेरे फादर अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ के लिए नहीं दिखाते थे, और ये सब उनकी ट्रेनिंग की वजह से था कि वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख पाते थे। फ्लैशबैक खत्म। तांजिरो सोचता है अभी अभी जो अटैक अकाजा का मैंने डॉज किया था वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अकाजा मेरी पसलियां तोड़ने ही वाला था और वो मेरे 2 टुकड़े भी कर देता। मैंने उसे डॉज किया क्योंकि उस मोमेंट पर मैंने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड देखा था, मैं उसकी पूरी बॉडी को देख पा रहा था। और सेम चीज मेरे साथ हुई थी जब मैं अपर मून 4 से फाइट कर रहा था। अगर तुम्हें मूवमेंट याद हो, जब तांजिरो अपर 4 को देख रहा था, उसने सेंस किया था कि वो दिल के अंदर बैठा है। वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड था बेसिकली, उससे तुम लिटरली बॉडी के आर पार देख सकते हो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से। इसका मतलब कि जो तांजिरो का फादर है वो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड देख सकता था। तांजिरो बोलता है कि इनोस्के मुझे लगता है तुम
ठीक थे, पर तुम्हारी बातें बहुत अजीब थी और अब मैं इस चीज को समझ चुका हूँ। चैप्टर 152। तांजीरो इधर ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अब देख पा रहा था, वो इसी के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर फाइट में गियू काफी मुश्किल में होता है क्योंकि भाई अकाजा बार बार खुद को रीजनरेट कर रहा है और गियू एक ह्यूमन है तो उसका स्टेमिना कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। गियू सोचता है ये मेरी सारी की सारी फॉर्म्स को अब काउंटर कर रहा है, इसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर है। अगले ही पल अकाजा गियू के पास आकर बोलता है, लगता है तुम्हारी सारी फॉर्म्स अब यूज हो गई हैं, बस अब इसे खत्म करते हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी देर तक टिक पाए। गियू अकाजा पर अटैक करता है पर अकाजा उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। गियू के पेट के अंदर वो अपना हाथ घुसा देता है पर वो हाथ उसके अंदर घुसता ही नहीं है। उससे पहले ही तांजीरो ने अकाजा का हाथ काट दिया और वो इस लुक से अकाजा को देखता है। गियू भी इसे देखकर हैरान होता है। अकाजा सोचता है कि मेरी बॉडी का हर एक सेल मुझे तांजीरो को मारने के लिए बोल रहा है, इस बंदे में कुछ तो चेंज हुआ है। गियू अकाजा पर अटैक करने आता है पर टेक्निक डेवलपमेंट एंड स्टाइल चॉटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो और वो गियू पर मुक्कों की बारिश कर देता है। तांजीरो यहाँ पे पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख रहा था। गियू की हालत इधर बहुत खराब हो जाती है, इवन 11th फॉर्म भी उसका अब कुछ नहीं कर पा रही थी। अकाजा बोलता है, मुझे हैरानी नहीं है कि तुम अब भी जिंदा हो, तुमने बहुत सारे ब्लोस को रोक दिया है। तांजीरो और रेंगोकू की तरह बेवकूफ मत बनो, एक डीमन बन जाओ। पर हम लोग देखते हैं कि इसके बिल्कुल पीछे तांजीरो खड़ा है। गियू सोचता है तांजीरो इसके पीछे खड़ा है, क्या ये उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा? यही मौका है, उसकी मुंडी काट लो। तांजीरो इधर चिल्लाकर बोलता है, अकाजा मैं अभी अभी तेरा सर काट दूंगा। एंड गियू भी लाइक, अबे गधे के बच्चे, क्या चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अकाजा इधर सोच रहा होता है कि फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा अटैक करता है, मेरी डिस्ट्रक्टिव कंपास टेक्निक उसे डिटेक्ट कर लेगी। जितनी स्ट्रॉन्ग इसकी बैटल स्पिरिट होगी उतनी ही ज्यादा मेरी डिटेक्टिव कंपास स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर वो देखता है कि उसके सामने जो खड़ा है इस टाइम तांजीरो, उसके अंदर 0% बैटल स्पिरिट है। बैटल स्पिरिट नाम की उस बंदे में चीज है ही नहीं, उसके अंदर ये इंटेंशन है ही नहीं कि मैंने अकाजा को मारना है। अकाजा यहाँ पे तांजीरो पर अटैक करता है पर नेक्स्ट पैनल के अंदर जो हम देखते हैं वो मैं कहता हूँ किसी ने भी एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा। तांजीरो यहाँ पे अकाजा की गर्दन काट देता है। यस ब्रो, आई एम नॉट जोकिंग, अकाजा की गर्दन तांजीरो ने एक ही अटैक के अंदर उड़ा दी। और इसी के साथ ही चैप्टर 152 होता है एंड और हमारी आज की वीडियो भी। भाई ये फाइट बहुत लंबी है, मैं इसे एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता था, काफी लंबी वीडियो हो जाती, फिर वो मुझे एडिट करने में भी काफी मुश्किल होनी थी और तुम्हें देखने में भी। देखने में तो ना होती, तुम देख ही लेते। लेकिन जो भी हो, आगे फाइट में क्या होगा वो हम जानेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि अगले पार्ट के अंदर हम हमारे अकाजा की सारी बैक स्टोरी जानने वाले हैं और फाइट का क्या होता है वो भी कंटिन्यू होगा। और अगर तुम ये मेरी वीडियो बाद में देख रहे हो, जब मैंने इनकी फाइट का अगला पार्ट अपलोड कर दिया है, तो तुम्हें वीडियो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, तुम यहीं से क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हो। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।